गाइस आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लॉम्बॉक के बारे में। लॉम्बॉक एक लाइब्रेरी है। आप इसे एक काइंड ऑफ प्लगइन भी बोल सकते हैं, जो कि हम अपने इक्लिप्स या इंटेलिजे या किसी भी आईडी में ऐड कर देते हैं। और इस प्लगइन के थ्रू हम कैसे अपने काम को आसान करेंगे, मतलब बहुत सारे बॉयलर प्लेट ऑफ कोड जो होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो रिमूव कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉम्बॉक। तो लॉम्बॉक यूज कैसे करेंगे, देखिए उसकी ऑफिशियल साइट ये है, इसका यूआरएल आप देख सकते हो। इसको कैसे यूज करते हैं और इसको क्यों यूज करते हैं, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ। इस चीज के लिए सबसे पहले मैं अपने इक्लिप्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक नॉर्मल जावा का एक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। राइट, लेट से मैं यहाँ पे एक डेमो कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें जावा का वर्जन मेरा 17 है। राइट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कोई छोटा-सा प्रोग्राम बनाता हूँ जहाँ पे मैं आपको ये नीड दिखाऊँगा, ये रिक्वायरमेंट बताऊँगा कि हाँ, यहाँ पे हमें बेसिकली लॉम्बॉक की ज़रूरत है, राइट? तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, लॉम्बॉक हम क्यों यूज़ करें, ठीक है? चलिए, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि आपको एक जावा बीन क्लास बनानी है, तो मैं com.demo करके एक पैकेज ले लेता हूँ और मैं आपसे ये बोलूँ कि एक लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक जावा बीन क्लास बनानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक लॉगिन क्लास बना लेंगे, राइट? अब लॉगिन क्लास, तो एक नॉर्मल क्लास, कोई भी नॉर्मल क्लास जावा बिन क्लास कब होती है? जब उसके अंदर कुछ सर्टेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होती हैं उसे हमें ऐड करना होता है, राइट? इसके अंदर प्राइवेट डेटा विद पब्लिक सेक्टर गेटर मेथड, ये सारा चीज हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल और कॉमा पास, ये दो हमने फील्ड यहाँ पे ले लिया, यानी कि डेटा मेंबर ले लिया। तो प्राइवेट डेटा लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, देन हमें अपने प्रोग्राम में एक वैसे कोड की रीडेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिक डिफॉल्ट कंसिडर भी बना देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड ये हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर हो गया, राइट? अब इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेटर एंड गेटर मेथड बनाएंगे, ठीक है? लीजिए भाई, मैंने बना दिया यहाँ पे सेटर गेटर मेथड, ठीक। अब अगर मुझे जरूरत है लेट से हैश कोड की, तो मैं यहाँ सोर्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे हैश कोड या इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर लूंगा, ठीक है? समटाइम ऐसी जरूरत होती है हमें, ठीक है? अगर मुझे टू स्ट्रिंग की जरूरत है तो राइट क्लिक करके यहाँ सोर्स के अंदर जाके यहाँ से जनरेट कर देंगे टू स्ट्रिंग मेथड, सो दैट हम अपने ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी अपने अकॉर्डिंगली प्रिंट करें। साथ ही साथ इसमें इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ सीरियलाइजेबल इंटरफेस से, तो ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड होता है। बाकी जावा बिन क्लास के अंदर क्या है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए एक सीरियलाइज्ड आईडी ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारी एक जावा बीन क्लास बन गई, राइट? तो जावा बीन क्लास जब आप बनाते हो एक नॉर्मल क्लास, तो प्रोग्राम में इस तरह से आपको प्राइवेट डेटा की पब्लिक सेटर गेटर और कंसेटर, इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है, जिनको हम पोजो क्लासेस भी बोलते हैं। तो इस तरह से जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो इस प्रोग्राम में आप क्या देख रहे हो कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अननेसेसरली, मतलब बहुत सारे स्टेप्स आपको करना पड़ रहा है, राइट? और प्रोग्राम देखने में बहुत सा लेंदी सा लग रहा है, राइट? यहाँ पे, लेकिन अगर कोई पहली बार प्रोग्राम देख रहा है तो उसको तो बिल्कुल लगेगा कि बहुत सारा कोड लिख दिया गया है ना? एक ही मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर यहाँ पे 50 लाइन लिख दिया गया कोड, राइट? बट यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, ये जो कोड आपके प्रोग्राम में लग रहा है कि भाई है तो जरूरी, बट इस कोड को अगर कहीं से हाइड कर दिया जाए जो कि आपको ना दिखे, है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में ये है तो अल्टीमेटली यही दो डेटा ना, इसी दो ही डेटा से हमें काम करना है। बाकी सेटर होना या गेटर होना या कंसेटर होना या इक्वल्स हैश कोड टू स्ट्रिंग, इसको हम मैनुअली लिख रहे हैं, तो इसे कोड देखने में बहुत लेंदी सा लग रहा है, राइट? इसी चीज को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट ऑफ कोड, राइट? ये बॉयलर कोड है, राइट? बॉयलर प्लेट कोड है। तो भैया इस तरह के कोड को हमें रिड्यूस करना है ताकि इसको देखने में थोड़ा सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो गाइस जब हम फ्रेमवर्क लेवल पे पढ़ाई करते हैं ना, एडवांस लेवल पे पढ़ाई करते हैं या कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा के अंदर, तो इस तरह के कोड को हमें रिमूव करना चाहिए ताकि कोड देखने में बहुत ज्यादा लेंदी ना लगे। और हमें बोलना भी चाहिए अपने इंटरव्यू में या अपने जहां पे भी आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो वहां पे, कि सर हमने अपने प्रोजेक्ट में जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको रिमूव कर दिया है। उस पर्टिकुलर कोड को रिमूव करके हमने क्या यूज करा है, हमने यूज करा है लॉम्बॉक, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया लॉम्बॉक यूज करेंगे, राइट?
तो क्वेश्चन है कि लॉम्बॉक यूज करने के लिए करना क्या पड़ेगा। देखिए ये इनकी ऑफिशियल साइट है। लॉम्बॉक यूज करने का जो पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको यहाँ से जाके इंस्टॉल में इधर से आपको जाके क्या करना पड़ेगा, लॉम्बॉक की जो प्लगइन है जिस भी आईडी के लिए आपको चाहिए, जैसे मुझे इक्लिप्स के लिए चाहिए, मेरे पास इक्लिप्स है, ठीक है, तो लॉम्बॉक की जो प्लगइन है वो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और देखिए स्टेप स्टेप बाय बताया जा रहा है कि यहाँ से कैसे कैसे आपको ऐड करना है। तो ये देखिए इसका एक यूआरएल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ये यूआरएल है। ये यूआरएल हमें लॉम्बॉक की अपने इक्लिप्स के अंदर डालना होगा सो दैट लॉम्बॉक प्लगइन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। तो लॉम्बॉक यूज करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है। तो इसके लिए आपको हेल्प में जाना है और यहाँ से जाना है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। ये मार्केट प्लेस में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपको ऐड बटन पे हिट करना है एंड देन यहाँ से लिखना है, आप कोई भी नाम ले सकते हो बट रिलेवेंट नाम लेना सही रहेगा। लॉम्बॉक लिख देते हैं और यूआरएल जो मैंने आपको अभी बताया है वो यहाँ से लाके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, राइट। ये ध्यान रहे कि जब आप यूआरएल को कॉपी कर रहे हैं ना तो यहाँ पे लास्ट में 2 बिंदी भी लगाई गई है, तो इसको कॉपी मत कर लें, है ना, पूरा नहीं कॉपी, 2 बिंदी हटा देंगे, राइट। ठीक है, तो ये यूआरएल कॉपी करने के बाद बस इस पे ऐड बटन पे हिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉम्बॉक यहाँ से दिख जाएगा, इस पे टिक करके नेक्स्ट 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 फिनिश कर देना है, दैट्स इट। आपका लॉम्बॉक की जो प्लगइन है आपके इक्लिप्स में आ जाएगी। तो ये है लॉम्बॉक की प्लगइन को ऐड करने का स्टेप। तो सर आप बोल रहे थे कि बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा भाई, आखिर वो की क्या कहानी है, उसकी भी कहानी बताऊंगा। बट इसको करने के बाद ना मेरे में तो ऑलरेडी एडेड है, इसलिए यहाँ पे मैं इसे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। इसको रीस्टार्ट करने का भी ऑप्शन आएगा, तो इसको रीस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा इक्लिप्स को, ताकि जो भी हमारे प्लगइन्स वगैरह हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएं। सबसे पहला स्टेप, प्लगइन ऐड करने से क्या होता है कि हमारी जो इक्लिप्स है हमारी लॉम्बॉक लाइब्रेरीज को डिटेक्ट कर पाती है, उसको समझ पाती है, अदरवाइज हम लॉम्बॉक को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप भी है लॉम्बॉक को, अभी बिल्कुल जाइएगा नहीं, अभी समझिए ध्यान से। अब हमें लॉम्बॉक को यूज करने के लिए लॉम्बॉक की जो लाइब्रेरी है वो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाके डालनी पड़ेगी, राइट, उसका लाइब्रेरी लाके डालना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि लाइब्रेरी कैसे लाएं। देखिए लाइब्रेरी को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए नॉर्मल प्रोजेक्ट तो देखिए वैसे भी चलता नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको इसको बंद करके मैं एक मैवन प्रोजेक्ट बनाऊंगा। आजकल तो सब लोग नॉर्मली जावा प्रोजेक्ट तो कोई भी नहीं बनाता, मैवन ही प्रोजेक्ट लोग बाग बनाते हैं। रीजन, यार मैवन प्रोजेक्ट में बनाने से क्या फायदा होता है कि जो भी लाइब्रेरी चाहिए होती है हमें किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो 1 सेकंड के अंदर उसकी डिपेंडेंसी मिल जाती है, हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं। यहाँ से इंटरनल कैटलॉग लेके इसे क्विक स्टार्ट करके यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अब com डॉट डेमो डॉट mvn लिख देता हूँ, और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम डेमो लॉम्बॉक लिख देता हूँ, राइट। यहाँ से ये पैकेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बहुत बड़ा पैकेज है ये, ओके। एंड उसके बाद यहाँ से कर देंगे हम इसे फिनिश, राइट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अभी क्या बना रहा हूँ, मैवन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। देखिए गाइस, अगर आप मैवन के बारे में नहीं जानते तो इतना समझ लीजिए कि मैवन एक ऐसा बिल्ड टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है जो हमारे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देता है। कैसे, अब इसके अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर जार लाइब्रेरी को डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी होती है, बस एक लाइन से डिपेंडेंसी ऐड करने मात्र से हमारे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज वगैरह आ जाती है। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट का जार बनाना, वार बनाना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ये सारे काम हमारे लिए बहुत आसान करके दे देती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये वाई का ऑप्शन आएगा, यस अलाउ करने के लिए आप एंटर कर दीजिएगा। तो इस तरह से फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड सक्सेस हो जाएगा और इस तरह से हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन गया। देखिए इस बार मैंने कैसा प्रोजेक्ट बनाया, मैंने इस बार जो है ना मैवन प्रोजेक्ट बनाया, नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। तो क्या मैवन प्रोजेक्ट बनाने से क्या फायदा मिला, भाई मुझे ना लॉम्बॉक का फीचर भी तो यूज करना है। तो लॉम्बॉक के फीचर को यूज करने के लिए मैं अलग से लाइब्रेरी नहीं लाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज मुझे जार फाइल नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उस जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से सीधे मैं इसकी डिपेंडेंसी डाल दूँ। तो यहाँ मैवन पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा और इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे देखिए दिख जाएगी, ये इस तरह की डिपेंडेंसी है ना। तो इस तरह से या मैवन सेंट्रल की भी ऑफिशियल साइट पे आपको इसे जाके मिल जाएगा, राइट। बाकी देखिए अगर आप 9 ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं तो ये डिपेंडेंसी है, राइट। तो ठीक है, कॉन्फ़िगर द कंपाइलर प्लगइन, ठीक है। फिलहाल मैं अपने मैवन के अंदर जाता हूँ और यहाँ से जाके और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखिए यहाँ पे ये देखिए मैवन प्रोजेक्ट में क्या होता है, यहाँ pom.xml की एक फाइल बनती है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ।
तो pom.xml फाइल के अंदर जाके यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है डिपेंडेंसीज, राइट। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है मल्टीपल डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसीज के अंदर एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है जे यूनिट की, तो इसी के जस्ट नीचे आप ऐड कर दीजिए अपनी डिपेंडेंसी मैवन की, राइट, सॉरी लॉम्बॉक की। तो लॉम्बॉक यूज करने के 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप का प्रोसेस है कि आपको इसके लिए प्लगइन ऐड करना होता है इक्लिप्स में, और दूसरा स्टेप का प्रोसेस है कि आपको उसके बाद इसकी डिपेंडेंसी ऐड करना होता है, राइट। इसको सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे तो मैवन की जो लाइब्रेरी है वो हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। एक्चुअली नॉट मैवन की, लॉम्बॉक की, लॉम्बॉक की जो लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। एक्चुअली लॉम्बॉक हमें क्या देता है, लॉम्बॉक हमें कुछ सर्टेन एनोटेशन दे देता है, जिस एनोटेशन लगाने मात्र से हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए ये हर एरिया हर फील्ड के लिए बहुत जरूरी चीज है। चाहे देखिए आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई एपीआई बना रहे हो, बैकएंड की सर्विसेज बना रहे हो, सबके लिए जरूरी चीज है, तो सबको ये चीज आना मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए यही जो फाइल थी ना, ये जो फाइल हमने बनाया था, जावा क्लास बनाया था पैकेज के साथ, मैं पूरा पैकेज को ही कॉपी करके यहाँ एसआरसी में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यस टू ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पैकेज आ गया पूरा। ठीक, अच्छा, अब इस पर्टिकुलर पैकेज को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोड देखने में लेंथी सा ना लगे और इसका इफेक्ट ऊपर से ना पड़े। ओके, तो ये जो हमारा पैकेज अभी हमने बनाया है, क्लास बनाया था, इसमें बहुत सारी लाइन हमने लिखा था। इस लाइन को अगर मैं देखो इस पर्टिकुलर लाइन में क्या क्या चीजें हैं, इसका जो आउटलाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। देखिए सीरियलाइज्ड वर्जन आईडी है, टू स्ट्रिंग है, हैश कोड है, इक्वल्स है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो अब मैं अगर यहाँ से क्या करता हूँ भाई, ये सारा चीज मुझे नहीं करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं लिखना है, ना ही मुझे ये सारा आईडी वाईडी लिखना है। इन चीजों को लिखने से कोड थोड़ा सा लेंदी सा देखने में लग रहा था, तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ, कुछ भी नहीं रखूंगा। अब देखिए कोड कितना क्लीन लग रहा है, राइट गाइस, सॉरी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, छोटा सा, बस हमारे पास डेटा मेंबर है इसके अंदर, है ना। अब देखिए इस डेटा मेंबर को इस तरह से हमने बना दिया। अब इसका फायदा क्या है भाई, आपने कहा कि सर यहाँ पे लॉम्बॉक कैसे वर्क करेगा, और बॉयल अभी आप क्या करने वाले हो, सेटर गेटर नहीं बनाओगे तो फिर इस प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर कैसे लेके जाओगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई मेन क्लास है ना, और इस मेन क्लास में मुझे उस लॉगिन क्लास को एक्सेस करना है, देन हाउ यू विल बी एबल टू कॉल दैट लॉगिन लॉगिन क्लास। ठीक है, लॉगिन का तो ऑब्जेक्ट आप बना दोगे, लॉगिन पब्लिक क्लास है ना। लॉगिन का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, लॉगिन लॉगिन इज इक्वल्स टू न्यू लॉगिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन जो लॉगिन का डेटा है, लाइक वो तो नहीं निकॉल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट डेटा है, एंड प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने का मेथड ही तरीका ही होता है सेटर गेटर मेथड। तो सेटर गेटर कैसे आए, है ना। तो देखिए लॉम्बॉक यहाँ पे अब पिक्चर में आता है। लॉम्बॉक ने कहा कि भैया एक काम करो, आपको क्या चाहिए पहले ये बताओ। सेटर चाहिए, सेटर, ओके, अपने क्लास पे जाइए और एट द रेट यहाँ पे लगा दीजिए सेटर, राइट, और एस करके आप ऐसे कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, और जैसे आप इसे सेव करोगे ना, तो ये मेमोरी में इस पर्टिकुलर डेटा का सेटर अपने आप क्रिएट कर देगा, है ना। आपने कहा सर कहाँ क्रिएट कर दिया, दिखा तो नहीं हमें, दिखा, आप आउटलाइन पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप इसे वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ देखिए यहाँ पे सेटर बन गया इन दोनों का। अगर ऐसे ही आपको गेटर भी चाहिए तो एट द रेट यहाँ पे क्या लगा दीजिए, गेटर लगा दीजिए, है ना। तो आपका सेटर और गेटर 2 लाइन लिखने मात्र से आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो रिमूव हो गया, राइट। कितना फायदा मिल गया हमें। तो देखिए लॉम्बॉक कितना बढ़िया लाइब्रेरी है, कितना जबरदस्त चीज है कि इसको हमें हर प्रोजेक्ट में यूज करते ही रहना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट में जब भी हम इसको लगाए ना, लॉम्बॉक को जब भी हम प्रोजेक्ट के अंदर लगाएं, तो इससे क्या हो जाए कि जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, यानी कि जो कह सकते हो कि लेंदी कोड है, देखने में जो बहुत ज्यादा अटपटा लगता है, वो रिमूव हो जाए। वो बैकएंड में डेवलप है, बट देखने में ये थोड़ा सा कूल सा लग रहा है, राइट, एकदम कूल सा लग रहा है, कि बढ़िया लग रहा है देखने में, कि ठीक है यहाँ पे 2 डेटा मेंबर हैं, बाकी इसका सेटर गेटर ऊपर यानी कि मेमोरी में बन गया होगा। नाउ यू विल बी एबल टू कॉल दैट सेटर हियर। देखिए अब मैं यहाँ सेटर को कॉल कर ले रहा हूँ, यहाँ सेट ईमेल मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, राइट, ऐसे करके, है ना। ऐसे ही अगर मुझे इसका सेट सेट पासवर्ड सेट करना है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, है ना, ऐसे करके। एंड अगर मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को गेट भी करना है, देन इसका गेटर मेथड भी अवेलेबल है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन डॉट यहाँ पे गेट ईमेल,
प्लस लॉगिन डॉट गेट पासवर्ड, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन डॉट गेट पासवर्ड, राइट, ये नॉट ईमेल है। तो ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब अगर आपको लॉगिन ऑब्जेक्ट प्रिंट भी करना है तो आप प्रिंट कर लीजिए भाई, एसओपी लगाइए और यहाँ पे लॉगिन ऑब्जेक्ट प्रिंट कर लीजिए, है ना, इस तरह से। तो चला के देख लेते हैं भाई परफेक्टली चल रहा है कि नहीं। एकदम बढ़िया चल रहा है। देखिए हमारे लॉगिन के अंदर डेटा सेट हो गया और गेट हो गया। जहां आपको जिस तरह से यूज करना है अब यूज करिए आप, है ना। वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे लोम्बॉक की चीजें मैं बता रहा हूँ। साथ में रेफरेंस आईडी आ गया। आपने कहा कि जो रेफरेंस आईडी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टू स्ट्रिंग की आ जाए, है ना। आपने कहा था कि ये टू स्ट्रिंग हैश कोड ये सब भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। लोम्बॉक के अंदर के जितने भी एनोटेशंस हैं वो सब यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे जैसे आपको अगर मान लीजिए टू स्ट्रिंग चाहिए तो आप एट द रेट यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख सकते हो और आपका टू स्ट्रिंग भी मेमोरी में जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए टू स्ट्रिंग भी आ गया है यहाँ पे। अब वो टू स्ट्रिंग आप इसी पर्टिकुलर डेटा के लिए आ चुका होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे इसको चलाओगे तो देखिए रेफरेंस आईडी नहीं आ रही है, तो टू स्ट्रिंग इन्होंने अपने हिसाब से ओवरराइड करके दे दिया है। इसमें जो भी आपके डेटा मेंबर है उसी के हिसाब से वैल्यू प्रिंट होकर आ जा रही है ना। बढ़िया चीज, बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई। अगर आपको हैश कोड चाहिए, अगर आपको इक्वल्स चाहिए, है ना, तो आप हैश कोड भी ले आइए। आप हैश कोड एंड इक्वल्स भी ले आइए। इस लाइन के लिखने से आपका हैश कोड एंड इक्वल्स भी आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए हैश कोड एंड इक्वल्स भी आ गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, आउटलाइन में देखिए, यहाँ पे देखिए हैश कोड आ गया है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट, इक्वल्स भी आ गया है। तो इन्होंने अपने हिसाब से हैश कोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग सेटर गेटर सब कुछ ओवरराइड करके दे दिया, बस सब कुछ बना के दे दिया। वो मेमोरी में बना हुआ है, आपको ऊपर नहीं दिख रहा है। आपको उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करना है आपको। आप अपने प्रोग्राम में जहां मर्जी हैश कोड चलाइए, जहां मर्जी इक्वल्स चलाइए, टू स्ट्रिंग चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ठीक है गाइस, यहाँ पे ना आप फिर भी आपको लग रहा होगा कि आपको ये अलग अलग लिखना पड़ रहा है, कभी हैश कोड, कभी सेटर, कभी गेटर, कभी इक्वल्स। अगर इन चारों एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन मैं आपको दे दूं तो, यस मैं नहीं दे रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं दे रहा हूँ, लोम्बॉक ने दिया है। उन्होंने कहा ये चारों एनोटेशन का एक सिंगल एनोटेशन है, वो यूज करिए, दैट इज एट द रेट डेटा। बस आपको एट द रेट डेटा लगाना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओ करके मैं अननेसेसरी पैकेज हटा देता हूँ। बस एट द रेट डेटा एनोटेशन जैसे आप लगाओगे, तो डेटा एनोटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, एट द रेट डेटा एनोटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेटर गेटर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। एक चीज तो मैंने आपको बताया ही नहीं, यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंसिडर भी एक होता है, टू स्ट्रिंग होता है, हैश कोड होता है, इक्वल्स होता है, बल्कि एक आर्गुमेंट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप एट द रेट रिक्वायर्ड नो आर्गुमेंट कंसिडर करोगे तो भी आ जाता है, नो आर्गुमेंट मतलब डिफॉल्ट। और एट द रेट रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंसिडर करोगे तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंसिडर जो होता है, नो आर्गुमेंट एक साथ नहीं चलेगा, आप इसे हटा दीजिए, राइट। तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंसिडर भी यहाँ पे डिमांड के हिसाब से बन जाएगा, राइट। तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंसिडर जो है यहाँ पे, अभी तो कैसा दिख रहा है, अभी तो डिफॉल्ट दिख रहा है। क्या मैं लॉगिन के कंसिडर में यहाँ पे दो वैल्यू भेजूं तो क्या दो वैल्यू रिसीव कर लेगा ऐसे? नहीं रिसीव कर रहा है भाई। रिक्वायर्ड और नो आर्गुमेंट तो एक ही चीज है ना, नहीं रिसीव कर पा रहा है। देन हाउ इट विल बी एबल टू रिसीव? ओके, यहाँ पे एक्चुअली दो डेटा दोनों स्ट्रिंग ही है ना, नहीं रिसीव कर पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे नो आर्गुमेंट के साथ साथ यहाँ पे एक होता है एट द रेट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो आप ऑल आर्गुमेंट भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो जितने भी आर्गुमेंट है उन आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। देखिए दो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ बन गया और डिफॉल्ट भी बन गया। तो नो आर्गुमेंट प्लस आर आर्गुमेंट ये बना दीजिए, देखिए ये भी रिसीव कर लिया, राइट। तो गाइज आपको ना ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज को हटा के बस एक एनोटेशन लगाइए एट द रेट डेटा, बस इतना ही मात्र से आपको ये सारा काम हो जाएगा, है ना। और कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ पे क्या क्या एनोटेशन आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सेटर गेटर टू स्ट्रिंग हैश कोड इक्वल्स, है ना। और साथ ही साथ में आपका डिफॉल्ट कंसिडर, लेकिन आपको ऑल आर्गुमेंट कंसिडर अलग से लगाना है। तो आप ऐसे लिख दीजिए ऑल आर्गुमेंट कंसिडर, राइट। तो जितने भी आर्गुमेंट हैं उसके लिए कंसिडर यहाँ पे मेमोरी में रेडी हो जाएगा, इसको अलग से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर भी कितना कूल है, कितना बढ़िया है, कितना जबरदस्त है। आप अगर यहाँ पे देखिए कि आपको आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ रही हैं, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम
चुटकी बजाते ही आ जा रहा है, एक सिंगल एनोटेशन को लगाने से आ जा रहा है। आपने बस एनोटेशन लगाया @डेटा, डेटा लगाते सेटर गेटर कंसेटर वगैरह वगैरह हैश कोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग सब आ गया, राइट। और अगर आपने @ऑल आर्गुमेंट लगा दिया, कंसेटर भी आ गया। अब यूज करिए आप। तो इस चीज को यूज करने से क्या फायदा हुआ? जो बॉलर प्लेट कोड है नहीं दिख रहा है, राइट, आपको दिख नहीं रहा है, बट मेमोरी में है वो, राइट। अब उसको आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो जहां मर्जी वहां। इसी तरह से गाइस यहाँ पे एनोटेशंस और बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए ना, बिल्डर डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करना है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न, राइट। तो आप यहाँ पे ना यहाँ पे बिल्डर भी यूज कर सकते हो। बिल्डर लगाने से, बिल्डर मात्र लिखने से ये देखिए बिल्डर पैटर्न मेमोरी में ऑलरेडी क्रिएट हो गया। गाइस अगर आप बिल्डर पैटर्न नहीं जानते हो ना, तो आप जो है बिल्डर पैटर्न के बारे में जरूर पढ़िए। ये पैटर्न जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेथड्स को, राइट, अपने मेथड्स को, अपने डेटा को किसी भी वे में रैंडम तरीके से भी कॉल कर सकते हो। कहीं जरूरी नहीं है कि अगर मेथड में या कंसिडर में 2 पैरामीटर है तो पहले आप नेम को भेजोगे या पहले ईमेल को भेजोगे। आप कोई भी डेटा यहाँ पे बिल्ड करा सकते हो और यूज कर सकते हो। तो बिल्डर पैटर्न लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप प्रोग्राम में जो मर्जी वो यूज करो। देखो मैंने कंसिडर भी यहाँ पे भेज दिया, राइट। अभी मुझे अगर यहाँ से लॉगिन डॉट, देखिए सेट ईमेल लगाया मैंने, सेट ईमेल लगाया और सेट ईमेल करके, खैर सेट ईमेल गेट ईमेल तो मैंने यहाँ कॉल ही कर रखा है, राइट। अब आपको बस यूज करना है आपके प्रोग्राम में। बस आपके देखिए @बिल्डर लिखने से बिल्डर आ गया, ऑल आर्गुमेंट लिखने से ऑल आर्गुमेंट कंसिडर आ गया, राइट। यहाँ पे देखिए ऑल आर्गुमेंट कंसिडर आ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ आउटलाइन में आपको दिखेगा ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे बहुत सारे एनोटेशंस हमारे लॉम्बॉक के जिनको आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे डेटा डेटा ऑल आर्गुमेंट बिल्डर, ये सारे पैटर्न को लगा के अब आप प्रोग्राम में सेटर गेटर या आपको हैश कोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या है, अच्छा अब बिल्डर वाले को देखिए मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे बिल्डर हमने लगाया तो यहाँ पे बिल्डर पैटर्न ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बिल्डर पैटर्न इंप्लीमेंट हो गया। तो बिल्डर पैटर्न में क्या होता है गाइस कि देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने लॉगिन का एक नॉर्मल तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया और इस तरह से सेटर को कॉल किया फिर गेटर को कॉल किया, है ना। तो बिल्डर पैटर्न में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके इसी प्रोग्राम के अंदर लेट से कोई और भी कोई डेटा मेंबर होता, लेट से इंट एज करके कोई वेरिएबल होता, है ना। इस तरह से हमारे पास ये 3 डेटा मेंबर होते, है ना, 3 डेटा मेंबर होते। तो आपको यहाँ पे क्या तीनों डेटा मेंबर को इस सीक्वेंस में पास करना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में ये बनाए गए होंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये कंसिडर क्या कुछ ऐसा कहता है, देखिए ये कंसिडर में जो ये देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, राइट, इस तरह से कुछ पास करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जी आप ये स्ट्रिंग आप बाद में दो, राइट, पहले आप यहाँ इंटीजर दे दो और फिर बाद में 2 स्ट्रिंग दे दो, इस तरह से आप नहीं कर सकते हो ना। जिस सीक्वेंस में बनाया गया उसी सीक्वेंस में आपको पास करना होता है, राइट। तो बिल्डर पैटर्न हम ज्यादातर सिनेरियो में इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें ये न्यू से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, है ना, और हमें ये सीक्वेंस का भी ध्यान ना रखना पड़े, तो इसलिए यूज करते हैं, है ना। तो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे @बिल्डर मात्र लगाया, राइट। इतने लगाने से क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधे यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन बिल्डर करके, है ना, या लॉगिन बिल्डर, राइट, या ओनली मैं यहां से लिखता हूं बिल्डर, ठीक है। बिल्डर नहीं है यहाँ से, बिल्डर, वन मोमेंट, यहाँ से देख लेते हैं क्या है ये देखिए लॉगिन बिल्डर है, यहाँ पे देखिए लॉगिन बिल्डर है हमारे पास। लॉगिन बिल्डर के अंदर ये सारा चीज जनरेट हो चुका है। तो सीधे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी लॉगिन बिल्डर, राइट। यहाँ पे लॉगिन बिल्डर क्यों नहीं शो हो रहा है, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा आपको, लॉगिन क्लास का बिल्डर मेथड कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन एंड डॉट, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर, राइट। तो लॉगिन क्लास के जो बिल्डर एक तरह से स्टैटिक मेथड बना दिया जाता है मेमोरी में इंटरनली, राइट। तो जैसे लॉगिन क्लास का बिल्डर मेथड चलाते हो तो आपको रिटर्न हो जाता है लॉगिन बिल्डर का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो लॉगिन बिल्डर का ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्टली मैं खोज रहा था, तो जो कि हमारा बिल्डर मेथड से आता है, इज अ काइंड ऑफ फैक्ट्री मेथड, राइट, जो कि लॉगिन बिल्डर का ऑब्जेक्ट देता है। आपने कहा लॉगिन बिल्डर तो हमने कोई क्लास बनाई ही नहीं, हाँ ठीक है।
अगर आपको इससे कोई मतलब नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लॉगिन बिल्डर को छोड़ दीजिए। आप सीधे लिखिए लॉगिन डॉट बिल्डर, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अब आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा डेटा सेट करना है। आपने कहा कंस्ट्रक्टर मैटर नहीं करता है कि पहले स्ट्रिंग देना है या इंट देना है या फ्लोट देना है या कैसे देना है, राइट। गाइस इस तरह से क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, राइट। क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्लास है, क्लास में कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर में मान लीजिए 3 पैरामीटर हैं और 3 पैरामीटर का सीक्वेंस कुछ इस तरह से या मेथड है, उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट है ना। अगर ऐसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट लिखा हुआ है तो इट मींस मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट ही भेजना पड़ेगा, राइट। तो क्या मैं इंट स्ट्रिंग इंट कुछ ऐसे भेज सकता हूँ, कुछ और कॉम्बिनेशन भेज सकता हूँ। कुछ ऐसा करिए कि जिससे मैं कॉम्बिनेशंस अलग इधर उधर से भी भेज दूं तो कोई फर्क ना पड़े। यस ये हो सकता है, इसके लिए आपको बिल्डर पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो अगर लॉम्बॉक आप नहीं लगाते तो आपको बिल्डर डिजाइन पैटर्न यहाँ पे लगाना पड़ता। अदरवाइज देखिए एट बिल्डर करने से बात आ गया वो, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, लॉगिन डॉट बिल्डर लिखा और बिल्डर के ऊपर अब आपने लास्ट में यहाँ पे डॉट लगा दिया। देखिए इसको लिखने का ये तरीका होता है कि आप ऐसे लिखिए लॉगिन डॉट बिल्डर एंड डॉट। अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है आप देख लीजिए। आपको पहले नेम सेट करना है या ईमेल सेट करना है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको एज अच्छा लग रहा है तो आप सेट एज यूज करिए, राइट। चलिए एज लिखता हूं मैं यहाँ पे बिल्डर डॉट एज। अब एज में मैं यहाँ पे एज सेट करूंगा पहले, ठीक है। बाद में अब आपको क्या मन कर रहा है, अब आपको नेम सेट करना है या ईमेल सेट करना है, आपकी इच्छा है। और अगर आपको नेम पहले नहीं सेट करना है, एज पहले सेट करना है तो वो सॉरी एज पहले ना सेट करके ईमेल पहले सेट करना है तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज देखिए मैं यहाँ पे ईमेल सेट कर देता हूँ, है ना। कोई मैटर नहीं करता है सीक्वेंस, राइट। बिल्डर पैटर्न में क्या है, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है। फिर आप पास सेट कर दीजिए, है ना, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम एट 1 2 3, है ना। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक स्टेप होता है बिल्ड, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट। व्हेन यू आर कॉलिंग दिस बिल्ड मेथड की अब आपका इसका मतलब ये हो गया कि आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या चाहोगे, अब आप लॉगिन ऑब्जेक्ट चाहोगे कि मेरे पास आ जाए। तो जैसे लास्ट में बिल्ड लगाओगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करिए तो अपने आप असाइन कर देगा इस पूरे स्टेटमेंट को एक लॉगिन ऑब्जेक्ट में। नाउ दिस इज योर लॉगिन ऑब्जेक्ट। सोचिए आपने जो लॉगिन करके ऑब्जेक्ट बनाया, कंसिडर में सारा चीज पास करा, सम टाइम आगे लेवल पे जब आप देखोगे कोड में जगह जगह पे ये चीजें भी इंप्लीमेंटेड होती हैं। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये लॉगिन ऑब्जेक्ट आ गया। एंड अब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इस लॉगिन ऑब्जेक्ट के गेटर मेथड से आप अपना डेटा गेट कर सकते हो, जैसे ईमेल हो गया, राइट। जैसे आपका लॉगिन डॉट गेट एज हो गया, राइट। एंड प्लस यहाँ पे कॉन्केटनेट कर देते हैं लॉगिन डॉट गेट पास हो गया, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई हमारा बिल्डर पैटर्न यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया और उसका जो डेटा है सेट भी हो गया और यहाँ पे हम उसको गेट भी कर पा रहे हैं, राइट। इस तरह से ये देखिए ये सारा डेटा हमने यहाँ पे गेट कर लिया, है ना। सेम डेटा मैंने 2 जगह रखा है, ऊपर वाला नॉर्मल तरीके से हमने ये डेटा सेट किया है और इस बार मैंने बिल्डर पैटर्न से ये डेटा सेट किया, राइट। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर लॉम्बॉक में ये एनोटेशन है ना। देखिए एनोटेशन के लिए मैंने ये देखिए ये लॉम्बॉक की ऑफिशियल साइट पे फीचर करके यहाँ पे आप यहाँ पे फीचर लिखोगे लास्ट में तो यहाँ पे आपको ये सारे एनोटेशन दिख जाएंगे, जैसे वैल है, वेर है, नॉट नल है। बिल्कुल अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर नॉट नल का फीचर चाहिए कि भैया नल अलाउ नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट नल लिख दीजिए, दैट्स इट, खत्म। आपके प्रोजेक्ट में ये पर्टिकुलर डेटा के अंदर नॉट नल वैल्यू सेट मतलब नल वैल्यू सेट नहीं होगी, ना नॉट नल हो गया, राइट। ऐसे करके देखिए सेटर गेटर वेल, ठीक है, टू स्ट्रिंग हैश कोड, ये सब तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया। तो इस तरह से और भी जो एनोटेशंस है, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन का फीचर चाहिए जिससे आपका प्रोजेक्ट में जो है कहीं ना कहीं मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के द्वारा सिक्वेंशियली वो चीज एक्सेस हो, राइट। तो आप ऐसे सीधे अपने पूरे रिसोर्स को क्या कर सकते हो, @सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हो, है ना। @सिंक्रोनाइज्ड देखिए यहाँ पे है @सिंक्रोनाइज्ड, इसे आप लगा सकते हो और मात्र इतना लगाने से क्या हो जाएगा, आपकी जो रिसोर्स है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी, राइट। तो सिंक्रोनाइज यूजुअली तो क्या होता है ना कि ये मेथड लेवल पे लगाया जाता है, राइट। तो मेथड लेवल पे मुझे लग रहा है ये आपको कॉल करना पड़ेगा SYN, यस यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है, आपको मेथड लेवल पे इसे कॉल करना पड़ेगा इंडिविजुअली, देन यू विल बी एबल टू सिंक्रोनाइज योर होल मेथड। ओके गाइज, तो इस पर्टिकुलर लॉम्बॉक्स सेशन में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गाइज मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियोस तो मेरे देखते हैं ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं अपना जो चैनल की डिटेल देख रहा था वहां पे लिखा था, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे समझ लीजिए कि 25% केवल सब्सक्राइबर हैं वहां हमारे।
75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया ही नहीं है, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है और साथ ही साथ वो अपनी क्वेरी, अपनी क्वेश्चन, ये सारी चीजें हमसे नहीं पूछ पाते हैं। तो ये चीज जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।